तो जो टॉपिक्स हम करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, पब्लिक सर्विसेज का क्या आर्किटेक्चर है और प्राइवेट सर्विस का क्या आर्किटेक्चर है, ठीक है। बल्कि मैंने आप लोग को वो व्हाट्सएप किया था ना, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना यार। ठीक है, इसके पब्लिक सर्विस देखेंगे, प्राइवेट सर्विस किस तरह से डिप्लॉय होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको राउट 53 का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो है हम AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से चल रहा है, उसमें क्या चीजें हैं। यार मैंने ऐड तो कर दिया, इमरान बोल रहा है एक्सेप्ट करो, और भी कोई पेंडिंग तो नहीं है। चले आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम VPC देखेंगे कि बेसिकली कि VPC का आर्किटेक्चर किस तरह से है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा क्योंकि ये अपने अपने टॉपिक्स हैं और इनको हम डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। VPC की बात कर रहा हूँ, अभी हम जो डिटेल में चीजें देखेंगे वो ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चले मैं एक सवाल करता हूँ कि आप लोगों की क्या असम्पशन है कि जो AWS की पब्लिक सर्विस है और प्राइवेट सर्विसेज हैं उनमें फर्क क्या है, मतलब क्यों डिफरेंशिएट होती हैं वो। आई थिंक काशिफ भाई, पब्लिक सर्विसेज जो है वो होंगी, पब्लिक सर्विस वो होंगी जो जो हम ग्लोबली शेयर कर सकते हैं, और प्राइवेट वो होंगी जो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर चलेंगी किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो ये डिफाइन किस तरह से होती है, मतलब कैसे पता लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती होंगी पब्लिक सर्विसेज की या प्राइवेट सर्विसेज की। पब्लिक सर्विसेज में यार एनीवन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, लाइक एस थ्री को बोल सकते हैं हम पब्लिक सर्विस, क्योंकि अगर कुछ बकेट ऐसे बनते हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, और ठीक हो प्राइवेट गया, में वीपीसीओ कर सकते हैं जो अपनी इंडिविजुअली आइसोलेट होता है। ठीक है, सही है। सिक्योरिटी हो अच्छा, गई, और ये ठीक जो है, हमने रूट 53 पढ़ा, ये हो गया प्राइवेटली। चलिए ठीक हो गया, गुड है। और प्राइवेट सर्विस मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं कि प्राइवेट सर्विस कहाँ रखी हुई होती है या पब्लिक सर्विस कहाँ रखी हुई होती है, मतलब वो कैसे प्राइवेट हो जाती है, वो कैसे पब्लिक हो जाती है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। प्राइवेट यार अगर किसी आप उसकी अपना सिक्योरिटी लगा देते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप लगा देते हैं, तो अच्छा, वही चीज आपकी, आप सिस्टम आपने बनाया उस पर आपने सिक्योरिटी लगा दी, तो वो आपकी प्राइवेट सर्विसेज हो गई। ठीक और है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं काशिफ कि भाई, ये जी, मुझे मुझे जो जैसे समझ गूगल आ है, रहा है वो ये आप तो वीपीसी हम जो बनाते हैं वीपीसी ना, ठीक है, इसके अंदर जो सर्विसेज हम ऑब्वियसली एक वीपीसी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक पब्लिक एज ए पब्लिक हम यूज कर रहे हैं, और अगर वीपीसी के अंदर हम प्राइवेट भी यूज कर रहे हैं, दो तरह की वीपीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है। VPC की बात करें, VPC एक्चुअली कहाँ पे होता होगा AWS के अंदर आपके ख्याल से। वीपीसी तो हमारा क्लाउड पे ही होता है ना। क्लाउड के ऊपर होता है VPC। अच्छा, अगर मेरा एक VPC लगा हुआ है, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए ना आपसे सवाल करूं ताकि मैं फिर उसी लेवल से लेके चलूं, ठीक है। ठीक है, अगर ठीक है। हमारा एक VPC बना हुआ है, मिसाल के तौर पे हम US ईस्ट में काम कर रहे हैं, मेरा एक पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो गया, फिर क्या होगा। मेरे पास अगर दूसरे जोन के अंदर वीपीसी बना हुआ होगा तो उसके अंदर स्विच ओवर हो जाना होना चाहिए। अच्छा, दूसरे जोन में VPC अलग होगा तो वो रिसोर्सेज अलग नहीं हो जाएंगे। नहीं, आई थिंक दो दो मुख्तलिफ जोन में अगर वीपीसी बना हुआ हो तो वो मर्ज हो सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन अभी भी मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रही होगी। अब मैं एक अच्छा सा आप लोगों के लिए लैपटॉप ढूंढता हूँ। टॉप, देखिए AWS का पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, और उसके लिए थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए, पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सर्विस कुछ भी नहीं है सिवाय नेटवर्क कनेक्टिविटी के, ठीक है। हर ठीक चीज है। AWS की उनके प्राइवेट जोन में ही रखी हुई होती है, ठीक है। वो फ्रैक्शन ऑफ दैट सर्विस आपके लिए एक्सपोज करवा देते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। फिर वो सर्विस आपकी प्राइवेट बन जाती है, सॉरी पब्लिक बन जाती है, ठीक है। और ये चीज कहाँ से आपको करेक्टनेस इसकी कैसे पता लगती है कि आपके पास इंटरनेट पे रहते हुए
जिस सर्विस की आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं ओवर नेटवर्क लेयर, वो सर्विस पब्लिकली कैटेगराइज होती है। चाहे आपको एक्सेस हो या ना हो, एक्सेस और परमिशन बाद में आती हैं। बाय डिफॉल्ट एनी सर्विस, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उस पर एक्सटर्नल ऑथोराइजेशन बंद होती है। मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ जब, तो मैं नेटवर्क लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं उस सर्विस को इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थिंक ऑफ अ ठीक है, नेटफ्लिक्स, उनकी हर चीज पब्लिक के ऊपर है, बट आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप उनका कनेक्टिविटी है, रसाई है ओवर नेटवर्क लेयर, बट आप उसके कंटेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, लोग एक्सेस का मतलब ये समझते हैं कि वो उसको पिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सेस मींस कि आपको परमिशन नहीं है, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से चलता है कि मिसाल के तौर पे ये आपका एक क्लाइंट है इनिशियली, चलिए इसी को पकड़ लेते हैं, ये आ गया तो ठीक है। आपका जो इंटरनेट है इस वक्त एक प्राइवेट जोन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने नेटफ्लिक्स की बात की, तो हम नेटफ्लिक्स ही देख लेते हैं कि आप नेटफ्लिक्स को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, आप इस वक्त पब्लिक इंटरनेट के ऊपर हैं और यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है नेटफ्लिक्स की। ठीक है, तो आप अपने इसको एक्सेस किस तरह से करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते, आप अपने नेटवर्क से निकलते हैं और नेटफ्लिक्स से चले आते हैं वे पब्लिक इंटरनेट, क्योंकि वो पब्लिक की चीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप कहते हैं हाँ जी ये सर्विस पब्लिक के ऊपर है, ऐसा ही है ना। लेकिन आप बताते खुद एक प्राइवेट सबनेट में बैठे हुए हैं, और आपने जब अपनी आईएसपी के पास गया, राउटर के पास गया, वो होते होते आप इंटरनेट पे पहुंचे और आपने सर्विस को एक्सेस कर लिया। ठीक है, और नेटफ्लिक्स के लिए बताते खुद इंटरनेट पे रखा हुआ था। इसी तरह AWS भी जो है वो एक पब्लिक सर्विस है। ठीक है, उनकी सर्विसेज पब्लिक नेटवर्क के ऊपर नहीं है, उनकी सर्विसेज पब्लिक क्लाउड के ऊपर नहीं है, उनकी सर्विसेज उनके अपने एनवायरनमेंट के अंदर है। बट वो किस तरह से हैं, कुछ मिल जाए AWS का अच्छा सा, चलो VPC ही ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह इसी के एडजेसेंट, ठीक है, ये हमारा पब्लिक इंटरनेट है पूरा के पूरा। ठीक है, जो आप आमतौर से लोगों को क्लाउड बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसी के एडजेसेंट, इसी के पैरेलल, उसी नेटवर्क लेयर के ऊपर AWS की सर्विसेज भी चल रही हैं क्लाउड। ठीक है, AWS ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया हुआ है उसी तरीके से। वहां पे AWS ने क्या किया हुआ है, सेगमेंटेशन की हुई है अपने नेटवर्क के अंदर। कैसी? ये कलर बहुत फंकी सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, आंखों में लग रहा है, ऐसे ही सही है। ठीक है, अब AWS का भी अपना एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये आ गया आपके यहाँ पे AWS का कि पब्लिक सर्विसेज, इसी के साथ आपके पास AWS की प्राइवेट सर्विसेज भी हैं। ठीक है, होता क्या है कि AWS की जो एंटिटी कह लें या AWS का जो अपना आर्किटेक्चर है वो उन्होंने क्लाउड पे रखा हुआ है। मींस इंटरनेट के ऊपर है, उनके अपने प्राइवेट डाटा सेंटर के अंदर है, किसी को भी इसकी रसाई नहीं है अनलेस वो एक्सपोज करें। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक कंसोल एक्सपोज किया हुआ है या कोई सर्विस एक्सपोज की हुई है, उसके अंदर उनके दो सबनेट्स हैं, एक इनका प्राइवेट सबनेट है और एक इनका पब्लिक सबनेट है। जिस तरह आप लोगों के यहाँ होता है ऑफिस में, एक DMZ होता है, एक इंटरनल लैन होता है, XYZ, कौन सा समझ रहे? ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सर्विसेज थी जिनकी रिक्वायरमेंट इस तरह से थी, ठीक है, उसका एक पोर्शन उन्होंने लाके पब्लिक में एक्सपोज करा दिया। कहाँ चला गया ये बकेट? ठीक है, जिसको हम S3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वो AWS के पब्लिक जोन में पड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि जी ये एक AWS की पब्लिक सर्विस है, और इनके बीच में एक फायरवॉल कह लें या एक दीवार कह लें, ये प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट कभी भी आपस में बात नहीं कर सकते। ठीक है, इनके आपस में एक लॉजिकल सेपरेशन है। ठीक, अब आपके यूजर को या हमारे यूजर को जब कभी AWS की S3 की पब्लिक बकेट इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वो साहब क्या करते हैं,
वो अपनी लैपटॉप से निकलते हैं, पब्लिक इंटरनेट को ट्रैवर्स करते हैं, वहां से आते आते AWS के पब्लिक जोन में जाते हैं, उनके DMZ में जाते हैं, और वहां से आते S3 के सर्विस को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनका चल जाता है, क्योंकि वो सर्विस जो मेरी थी वो S3 के AWS के पब्लिक जोन में रखी हुई थी, उनके DMZ में रखी हुई थी, वो सब में जो एक्सटर्नली एक्सपोज था उसमें रखी हुई थी। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये AWS की पब्लिक सर्विस है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर है, कोई भी बंदा हो वो S3 तक रसाई हासिल कर सकता है, उसको टेलनेट कर सकता है, उसको पिंग कर सकता है, ऑथोराइज नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें कुछ डाटा नहीं रख सकता, ना डिलीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, ऑथोराइजेशन नहीं है, और किसी को पता भी नहीं है कि आपके बकेट का नाम क्या है। ठीक है, ये एक दरवाजा है खाली। ठीक है, ये स्टोरी हो गई प्राइवेट सर्विसेज की। अब उसमें क्लाउड फ्रंट डाल दें, राउट 53 डाल दें, इसी तरह यहाँ पे राउट 53 भी डाला हुआ होगा। हम आपने कल देखा था, हम अलग अलग जगहों से क्यूरियां चला रहे थे। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये सारी जो बातचीत हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये सब चीजें नेटवर्क लेयर के ऊपर है। ठीक है, नेटवर्किंग बिहाफ के ऊपर वो एक्सटर्नली एक्सपोज्ड है कि कोई बंदा भी चाहे टेलनेट पिंग कर सकता है, इसी वो है। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा प्राइवेट जोन है। ठीक है, प्राइवेट जोन में क्या होता है कि AWS का एक प्राइवेट जोन है, वो हर कस्टमर, अभी कस्टमर को छोड़ दें, इनका मेन एनवायरनमेंट देखते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार अलग अलग चीजें चलनी है, इसमें आपका EC2 चलता है, डेटाबेस इंस्टेंस चलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें उस सर्विस के हिसाब से हैं। ठीक है, मसलन ये मेरा EC2 का एनवायरनमेंट है, इनका यहाँ EC2 चल रहा है। ठीक है, अब प्राइवेट जोन के अंदर EC2 मेरा चल रहा है, अब ये बाहर से कनेक्टिविटी नहीं बना सकता। ठीक है, या BPC चल रहे हैं, DynamoDB चल रही है, XYZ। ठीक है, ये सबनेट क्योंकि मशीनें या ये सर्विसेज क्योंकि रखी भी प्राइवेट जोन के अंदर है, वो बाहर से प्रोटेक्टेड है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये AWS की प्राइवेट सर्विसेज है। ठीक है, एक बात, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, ठीक हो गया आकाश भाई। अच्छा, लेकिन अगर आपको AWS के EC2 इंस्टेंस, जो आपको जो सर्वर है, आपको उसको इंटरनेट देना है, फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ एक्सेप्टेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं यार यहाँ से बाहर जा सकते हो, वो निकाल के, अगर उससे भी नेटफ्लिक्स चलाना है या कोई YouTube खोलना है, कुछ चलानी है, तो वो इससे होता है, AWS प्राइवेट सबनेट से बाहर निकलता है, फायरवॉल, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क, ACLs, इन सब चीजों को क्रॉस करता है यहाँ से, और फिर AWS के पब्लिक जोन में जाता है, वहां से पब्लिक IP लेता है, नेटिंग गेटिंग होती है, और फिर इंटरनेट के ऊपर चला जाता है। तो आपने क्या किया कि आप पोर्शन ऑफ EC2 आपने एक्सपोज कर दिया AWS की पब्लिक सर्विस के पास, और फिर वहां से वो बाहर निकल गया। ठीक है, EC2 बताते खुद प्राइवेट है, बट आपने उसको एक्सटर्नल IP लगा दी। एक्सटर्नल IP जो होती है वो एक नेटवर्क इंटरफेस होता है। ठीक है, वो पब्लिक सर्विस के अंदर पड़ा होता है, आपने वहां से इसको पब्लिक IP लगाया, वो कनेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, अब जिसने अब इस लैपटॉप में देखा अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, आपने इसको पब्लिकली भी एक्सपोज कर दिया, आपने पोर्ट 443 खोल दी, 80 खोल दी, और यूजर ने इसको पकड़ा कम्युनिकेशन के लिए, उसने बोला यार मुझे ना यहाँ से होते हुए इस EC2 के पास जाना है। अब अपने राउटर के पास गया, इंटरनेट के पास गया, AWS के पब्लिक नेटवर्क के ऊपर आया, आते आते वो यहाँ पर आया, और इस फायरवॉल ने देखा अच्छा यार इसकी रिक्वेस्ट तो मेरी EC2 इंस्टेंस नहीं की थी, ये उसी का सेशन है, इसको अलाउ कर दो। एक चीज, ठीक है, और ये जो प्राइवेट सबनेट्स हैं ये आपको कनेक्टिविटी देते हैं। काशिफ भाई एक मिनट, जब काशिफ भाई, जब एक रिक्वेस्ट जब एक नॉर्मल PC से इंटरनेट से होती हुई पब्लिक सर्विस में आकर उसमें जाएगी प्राइवेट में, उसको कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी ऑथराइज, अभी तो हम सारी बात नेटवर्क लेयर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट लगाई हुई है तो वेबसाइट के लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। जी जी, ठीक है, वो तो ओपन होती है ना, वो तो प्रोटोकॉल पे चलती है, HTTP और HTTPS, उसमें भी बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपने किसी कोई ऐसी सर्विस चला रहे हैं जहाँ पे जैसे लॉगिन और ID और पासवर्ड आ जाता है, तो पेज तो खुल गया, आपने सर्विस की डिलीवरी तो दे दी वहां तक, अब लॉगिन करने के लिए उनको अपना क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। लाइक इंटरनेट बैंकिंग। जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा ऑन प्रेम इन्वायरमेंट भी होता है जो कि AWS के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, लोगों ने हाइब्रिड बनाए हुए होते हैं, उनके लोकल इंस्टेंस भी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ऑन प्रेम में डाटा सेंटर चल रहा होता है, जहाँ वर्चुअल वाइजर चल रहा हो, VMware चल रहा हो,
कुछ भी चल रहा हो, उसके साथ आपकी पेयरिंग होती है AWS के साथ। एक्सटर्नल सर्विस होती है, VPC कह लें या नेट गेटवे कह लें, कोई इस तरह की चीज, ठीक है। उनके थ्रू होते हुए आप अपने प्राइवेट सबनेट से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जितने भी सर्विसेज होती हैं AWS की, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उनका बाय डिफॉल्ट तमाम एक्सेस ब्लॉक्ड होते हैं। एक्सटर्नल एक्सेसेस मतलब कोई थर्ड पार्टी बंदा उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दो वो पब्लिक एक्सेस इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। जैसे आपने बताया इंटरनेट बैंकिंग, हर बैंक की वेबसाइट अवेलेबल है, बट वो ये नहीं बोलते हम कि वो क्लाउड पे रखी हुई है, उनकी वेबसाइट उनकी अपने डेटा सेंटर में रखी हुई है, ठीक है। बट वो जो वेबसाइट का एक पोर्शन है वो उन्होंने अपने एक्सटर्नल जोन में पब्लिक इंटरफेस में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट सबनेट का छोटा सा आर्किटेक्चर था। इससे मेरे ख्याल से आपका थोड़ा सा ध्यान खुला होगा और समझ में आया होगा चीजें, ठीक है। आगे चलें, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं काशिफ भाई ठीक है। काशिफ भाई मैं अभी वही वासिफ भाई को ये बता रहा था कि अभी मुझे एक चीज का इत्तेफाक हुआ था अपनी जॉब के ऊपर। तो जॉब पे यही बात हो रही थी कि वो ऑन प्राइमिसेस काफी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एप्लीकेशन के सिलसिले में AWS से बात की हुई है। तो कुछ एप्लीकेशन की सपोर्ट वो लोग वहां से ले रहे हैं AWS से। तो मोस्टली ऑन प्राइमिसेस है, लेकिन कुछ सर्विसेज वो वहां के यूज कर रहे हैं। तो मतलब वही आपके वाली बात ठीक हो गई कि ऑन प्राइमिस भी है, यूज हो रहा है, और कुछ सर्विसेज उन्होंने प्राइवेटली यूज कर रहे हैं AWS की। तो दोनों मिक्सचर है जी। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड एनवायरनमेंट। जी ठीक है हाइब्रिड एनवायरनमेंट, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद आता है AWS का ग्लोबल आर्किटेक्चर किस तरह से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अवेलेबिलिटी जोन्स का आइडिया है, रीजन्स का आइडिया है। जी क्या होते हैं रीजन और क्या होते हैं अवेलेबिलिटी जोन? काशिफ भाई जो रीजन होते हैं, जिस तरह से अगर हम किसी रीजन के अंदर मिसाल के तौर पे हम एक EC2 बना रहे हैं और वो हाँ वर्जन में बना लेंगे। मुख्तलिफ जो जोन है USA के वहां बना सकते हैं, UK के जोन में बना सकते हैं, जापान के जो रीजन होता है ना, बेसिकली रीजन फॉर एग्जांपल ईस्ट वर्जीनिया का रीजन है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट जोन्स होंगे, जोन 1, जोन B, जोन C, जोन D, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल जो है, अगर आप एक रीजन में कोई चीज बना रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि उसी रीजन का जोन भी आप सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो ये चीजें पता है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं या आप मजीद डिटेल में पूछना चाह रहे हैं? मैं खाली पूछा था कि रीजन का आपको पता है रीजन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? रीजन के कंपोनेंट्स से मुराद अच्छा, मैं एक मिनट खोलता हूँ कुछ, अगर मुझे मिल जाता है वेबसाइट पे AWS की। अच्छा जी, मुझे इनका URL मिल गया है एक। रीजन में डिफरेंट जोन्स होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब उसके कंपोनेंट्स से मुराद क्या है? आपको ये AWS की वेबसाइट दिख रही है? जी दिख रही है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा यार। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। ये जो ज्योग्राफिक रीजन्स होते हैं ना, ये बेसिकली ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकली भी डिस्टिंक्ट होते हैं, पावर के सोर्सेज के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर, हर चीज से बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। एक बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसकी? दूसरी बात ये है कि ये एक जो रीजन होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को आपस में ये कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे, ऐसे है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि कराची में जो है AWS का ने एक डाटा सेंटर ले लिया साइबरनेट का, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कोई 1000-1500 सर्वर लगाए, अपनी फैसिलिटी ली, ठीक है, एक कनेक्टिविटी बना ली, एक छोटा सा मिनी डाटा सेंटर बना लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और फासले पे बनाया, करते करते उन्होंने कोई 20-25 जगहें मैनेज कर ली सिंध के टाइप के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने देखा यार यहाँ पे जो क्लाइंटल है काफी बढ़ गया और सर्विसेज ज्यादा हो रही हैं,
तो फिर वो उसको एक रीजन डिक्लेयर कर देते हैं बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, कि वहाँ पे चल क्या रहा है, उसके आसपास से कितने हिट्स आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर वो कराची में करते हैं रीजन तो फायदा नहीं, चाइना में करेंगे तो उनका अपना लोकल जो क्लाइंटेल है वहाँ का बहुत ज्यादा है, तो बजाय इसके कि चाइना से उठ के कराची में लोग आए, कराची से उठ के 10 लोग चाइना चले जाएं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि हर बंदा रिकमेंड करता है कि उनकी सर्विसेज उनके लोकल रिसोर्सेज के करीब से करीब हो, ताकि लेटेंसी कम से कम आए, ठीक है, और परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक। तो रीजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि वो इस तरह की कुछ एनवायरमेंट्स होते हैं, और इसका ताल्लुक ज्योग्राफिक लोकेशन से नहीं होता। AWS अपना रीजन बना देता है। मिसाल के तौर पे एक रीजन है इनके यहाँ पे, अगर हम देखें US वेस्ट कैलिफोर्निया रीजन, ठीक है, बताते खुद ये ज्योग्राफिकली नेट मैप के ऊपर कोई रीजन नहीं है, बट वहाँ पे इनके रिसोर्सेज बढ़ गए, इनको जरूरत पड़ी, उन्होंने वहाँ पे एक रीजन बना दिया, ठीक है। रीजन का फायदा क्या होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस से बचाता है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई को मिल जाए तस्वीर, मैं ढूंढ रहा था, चलो मिल गई तस्वीर। ये पिक्चर आ रही है आपके पास? नहीं, अभी कंसोल आ रहा है AWS का, अब खोले, वो आ रही, लेकिन वो आपने ओपन नहीं की, आई थिंक। क्लिक करेंगे तो हो जाएगी वो। हाँ, आप खोले, अब क्लिक करें, तो दूसरी स्क्रीन में चली गई है। हाँ, अब आ गई है। चलें, ठीक है। अब जैसे कि ये एक लोकेशन है, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, मेरे ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया है कोई जगह है, ठीक है, ये अफ्रीका है, अलग अलग रीजन बने हुए हैं, ठीक। अब हम अज्यूम करते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना, ये इंडिया है, यहाँ पे कोई मसला हो गया, मिसाल के तौर पे पावर आउटेज आ गई, ब्लैक आउट हो गया, ठीक है। तो इस रीजन में जो सर्विसेज चल रही थी उसका बाकी रीजन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सर्विस यहाँ से डाउन हो गई, लेकिन दूसरे रीजन में जब चल रही थी वो अपनी जगह चलती रहेंगी, उनमें कोई फेलियर नहीं आएगा, उनको पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे आपका यहाँ प्राइमरी चल रहा है, ठीक है, तो आपका सेकेंडरी आप उस रीजन के क्लोज कहीं रख दोगे, ठीक है। और ये जो रीजन होते हैं एक दूसरे से इतने डिस्टिंक्ट होते हैं कि इन्होंने मेजरमेंट की हुई होती है कि अर्थक्वेक, जलजला, सैलाब, कुदरती आफत से भी देखते हैं अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो कहाँ तक आता है, ठीक है। तो उस रेंज से बाहर जाके दूसरा रीजन बनाते हैं ताकि कंप्लीटली वो फॉल्ट टॉलरेंट हो, ठीक है। और रिजिलियंसी और हाई अवेलेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीटली फुलफिल हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है जनाब उसका एज लोकेशंस का, ठीक है। एज लोकेशंस का आइडिया है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, और अवेलेबिलिटी जोन्स का? जोन्स का ये इस हद तक पता है कि एक रीजन में डिफरेंट जोन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3 कह सकते हैं, या ABCD कह सकते हैं, और मतलब डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं बेसिकली ना। चलो ठीक है, सही है। अच्छा, एजीज जो होते हैं ना, वो एक रीजन के अंदर, मिसाल के तौर पे मेरा रीजन है, इसके अंदर मल्टी एजीज हो सकते हैं। मल्टी एजी की जब मैं बात करता हूँ, एजी का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी जोन, ठीक। जैसे मैंने बताया कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को एक रीजन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो एक उनका जो एजी होता है, आमतौर से लोग इसको डेटा सेंटर बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो डेटा सेंटर नहीं होता, एक कंप्लीट फैसिलिटी होती है वर्चुअल में, हम अज्यूम करने की डेटा सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, कि 3 डेटा सेंटर्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। उन्होंने पाकिस्तान को एक रीजन बना दिया कि खुदा ना खास्ता कराची फेल होता है तो आपको पता है लाहौर बहुत दूर है, वो चलता रहेगा, इस्लामाबाद भी चलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने सर्विसेज मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट कर दी। मिसाल के तौर पे आपका एक वेब सर्वर है, आपने उसको अवेलेबिलिटी जोन 1 में डाल दिया जो कि कराची था, 2 में डाल दिया, 3 में भी डाल दिया। एक इंस्टेंस आपका AZ 1 से चल रहा है, दूसरा AZ 2 से चल रहा है, तीसरा AZ 3 से चल रहा है, और वो तमाम के तमाम AZ अवेलेबल हैं किसके अंदर? आपके पाकिस्तान के रीजन के अंदर, ठीक है। और वो हर AZ अपने आप में खुद फॉल्ट टॉलरेंट है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर सोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी डिफरेंट CPU की सप्लाईज हैं, या कूलिंग की फैसिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उनका मेंटेनेंस का स्टाफ, ठीक है, उनके एक्सेस कंट्रोल, उनकी अपनी एनक्रिप्शन, उनकी फिजिकल फैसिलिटी की हार्डनिंग, हर लिहाज से हर चीज बिल्कुल फॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। वो 3-4 रीजन्स मिला एजीज मिला के एक रीजन बन जाता है बेसिकली, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करते हैं आपको US ईस्ट में डिप्लॉय करना है, वो आपसे पूछता है तो US ईस्ट में कहाँ पर डिप्लॉय करना है, कौन से रीजन में डिप्लॉय करना है, तो जो आपका प्राइमरी सबसे करीब होता है अब वहां डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है।
आप इसको बिल्कुल उस तरह से समझ लें कि किसी एक रेस्टोरेंट के मल्टीपल ब्रांचेस हों। आपने ऑर्डर किया, मिसाल के तौर पे अगर आप घर में बैठे थे, आपको गुलशन चौरंगी से मिल गया करीब से करीब, ठीक है, आप दूर से किसी दिन कहीं जगह थे, डिफेंस में थे, तो उस दिन आपको डिफेंस वाली ब्रांच से डिलीवर हो गया, ठीक है, क्या हुआ, परफॉर्मेंस बच गई, डिलीवरी टाइम आपका बच गया, ठीक। ये आपका रीजन भी ऐसे कवर होता है और आपका जो एज लोकेशन है वो भी ऐसे कवर होता है। एज लोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज लोकेशन बजाते खुद एक कंप्लीट फैसिलिटी नहीं होती। ये नॉर्मली कंटेंट डिलीवरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। मिसाल है, मैंने अभी आपसे बात की पिज्जा डिलीवरी की। अगर आपको पिज्जा का कोई पिज्जा चाहिए, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पिज्जा हट का एक पिज्जा चाहिए, ठीक है, अगर आप गुलशन में बैठे हुए, अगर आप गुलशन की ब्रांच से लेंगे तो आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा, गर्म डिलीवर हो जाएगा। अगर आप उसको डिफेंस से लाके दो तो उसको टाइम लगेगा, इसीलिए इन्होंने ब्रांचेस बनाई हैं, ठीक है। इसी तरह AWS ने छोटे छोटे एज लोकेशंस बनाई हैं। वो क्या करती हैं एज लोकेशंस कि अब मिसाल के तौर पे आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स ओरिजिनली मुझे पता है, आपको पता है कि यूएसए में कहीं डिप्लॉयड होगी एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन जब मैं 4K की रेजोल्यूशन के ऊपर कोई मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे या तो 20 MB का कोई डायरेक्ट पाइपलाइन चाहिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए पूरा, क्योंकि अगर मैं अमेरिका से लेके यहाँ तक लेके आऊंगा, उसके बीच में जितने भी राउटर, जितने भी लिंक्स आएंगे, उन सबको चोक करता हुआ आएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इनकी जो वेबसाइट हो मेनली वो वहां से खुले कंटेंट डिलीवरी के लिए। उन्होंने बोला यार ये जो फिल्म की कॉपी है ना, इनके प्लेटफॉर्म के अंदर आप कहीं यूरोप में भी कहीं रख दो, फ्रैंकफर्ट में कहीं रख दो, या पाकिस्तान के करीब करीब रख दो, यहाँ से भी यूजर ज्यादा आते हैं। तो वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस वहां से हुआ। जब स्ट्रीमिंग की बात आई तो उसने मुझे वो एज लोकेशन से स्ट्रीम करके दे दिया डेटा, मेरी लेटेंसी कम हो गई। असल तो मकसद मेन मूवी देखना था, ठीक है। तो उन जगहों पे हम एज लोकेशंस को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कंटेंट की डिलीवरी को फास्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि इस एज लोकेशन में फीचर होता है कैशिंग का भी। अब आपने एक चीज एक दफा देख ली, एक कंटेंट आपने देख लिया, जब तक उसका TTL एक्सपायर नहीं होगा वो कंटेंट वहां पड़ा हुआ होगा, ताकि दूसरा बंदा कहीं क्यूरी करे तो वो उसको वहीं से लोकली डिलीवर कर दे। क्योंकि होता क्या है, एज लोकेशन पे भी डाटा नहीं होता। जब काशिम ने यहाँ से खोला, हम इसको डिटेल में देखेंगे जब लैब करेंगे, मैंने इसको वेबसाइट खोली तो ये एज लोकेशन फर्स्ट टाइम जाएगी इंडिया, उससे बोलेगी भाई लाओ ये वाली वेबसाइट दे दो या ये वाला मूवी दे दो। वो अपने बैकबोन नेटवर्क की कनेक्टिविटी उनकी इतनी फास्ट होती है, GBs के अंदर होती है, वो उसको 1 मिनट में कैशे कर लेगा और अपने पास लेके आ जाएगा और मुझे डिस्प्ले कर देगा, बजाय इसके कि मैं अपना 2 MB का इंटरनेट लेके वहां जाता, बोलता भाई मुझे वेबसाइट दे दो या वो चीज दे दो, ठीक है। तो इस तरह से इनका नेटवर्क इतना फास्ट है, और ये सारी रीजन्स, सारी एज लोकेशन आपस में मल्टीपल हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ठीक है, इसकी डिटेल जो है यहाँ पर है भी, और अगर रीजन देखें इन्होंने अलग अलग आपको रीजन बताए हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ये इसकी एज लोकेशन है, ठीक है, ये रीजन है, बाकी सारी एज लोकेशन है, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे कि एज लोकेशन हमेशा ज्यादा होती हैं क्योंकि कंटेंट कैशिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया, समझ गए, इसमें कोई सवाल तो नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएंगी, आपको सोचनी पड़ेंगी बार बार। नहीं काशिफ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा, ये काशिफ भाई थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता है रीजन का। जैसे मुझे थोड़ा ये समझ आ रहा है कि जैसे फॉर सपोज हमारे पास डेटा सेंटर है, एक UK में, एक जो है वो कराची में, ठीक है। अब इन डेटा सेंटर्स के अंदर जो है वो जोन है या उनके कोई और मतलब जोन है वो आपस में कनेक्टेड है जो हमें सर्विसेज फास्ट मिल जाती है, तो वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मतलब ये तो समझ में आ रहा रीजन है, ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या सिटीज के अंदर हमारे पास रीजन्स या डेटा फिजिकली डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब जोन का थोड़ा समझ आया कि जोन एग्जैक्टली मतलब ये उन डेटा सेंटर्स के अंदर है या उस सिटी के अंदर मजीद और मतलब हमारे पास डेटा सेंटर्स अवेलेबल है जो आपस में इंटरकनेक्ट हैं और फिर वो आपस में जो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे भी वो फास्ट सर्विसेज मिलती है फिर वो वहां से पिक कर लेते हैं डेटा। सवाल फिर से करते हैं, थोड़ी सी आवाज मफल हो गई मेरे पास।
जी 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 आ रही है आवाज? अभी आ रही जी जी, अब आ रही है, बीच में ना कट कट के आई थी थोड़ी सी। है? अच्छा सॉरी। अभी मतलब मुझे रीजन का समझ तो आ रहा ही है कि डेटा सेंटर्स हैं फिजिकली, सपोज हमारे पास मुख्तलिफ सिटीज के अंदर या कंट्रीज के अंदर ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। अब जोन का मुझे थोड़ा क्लियर यूं नहीं हो रहा कि जैसे जोन हमारे क्या है, मतलब वो भी डेटा सेंटर है मुख्तलिफ मतलब जगहों पे, और फिर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जैसे आपने कहा सर्विसेज अगर मैं फास्ट चाहिए, जब बेटर सर्विस चाहिए तो वो फिर उसी जोन से वो सर्विसेज पिक करके वो डेटा उठा के हमें फिर वो प्रोवाइड करता है। देखें, जो मैंने आपसे कैशिंग की बात की ना, वो वाला काम होता है एज लोकेशन का। सही। ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो देखें 1 2 3 4 एज लोकेशन है यहाँ पे। ये कौन सा रीजन है भाई? साउथ अमेरिका है ये। ठीक है, रीजन 1 दिखाया इन्होंने और 4 एज लोकेशन दिखाई। अब मिसाल है कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, उसको कोई वेबसाइट खोलनी है, ठीक है, तो वो रीजन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रीजन आपको क्या चीजें देता है? कंप्यूट रिसोर्सेज देता है, आपकी सर्विसेज रीजन में डिप्लॉय होती हैं, ठीक है, बट उसकी कैशिंग एज लोकेशन में होती है। एज लोकेशन आपके इंटरनेट के ब्राउजर की हिस्ट्री है, एक दफा जो चीज खोल ली वो यहाँ पड़ी रहती है। तो बजाय इसके कि आपका लोकल कंप्यूटर दोबारा इंटरनेट पे जाके लेकर आए, वो आपके लोकल कैशे से लेकर आया था। ठीक है, तो ये सारे कैशिंग रिसोर्सेज हैं, एज लोकेशंस। तो बजाय इसके कि AWS की सर्विस, अगर मिसाल के तौर पे आप अमेरिका ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, आपको इंडिया से कोई कंटेंट चाहिए, अगर इसने पहले लोकली कैश किया हुआ है, आपको यहीं सर्व कर देगा, बजाय इसके कि अपना इंटरनेट लेके जाए। जब तक TTL एक्सपायर नहीं होगा वो कैश टू कैश यूज कर लेगा। ठीक है, बाकी जो अपने डेटा सेंटर की बात की, अभी आप BBC पढ़ेंगे तो उसका आर्किटेक्चर खोल के देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो चीज आपकी क्लियरिटी मिल जाएगी आपको उसके ऊपर। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसी के साथ में इसमें ऐड कर दूं, AWS की सर्विसेज 3 टाइप्स की होती हैं। ये शायद अब ज्यादा हो गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आई होंगी, टाइप्स तो सेम ही रहेंगी। ग्लोबली रिसिलियंट, ठीक है, दूसरा रीजन रेजिलियंट, एजी रेजिलियंट। ठीक है, ग्लोबली रेजिलियंट का मतलब क्या होता है कि कोई छोटा मैप मिल जाए, वर्ल्ड मैप, चले मैंने बंद ही कर दिया उसको। फर्स्ट कर लीजिए कि ये अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी IAM ग्लोबली रेजिलियंट सर्विस है, S3 ग्लोबली रेजिलियंट है, ठीक है, राउट 53 नहीं, S3 ग्लोबल नहीं है, राउट 53 ग्लोबली रेजिलियंट है। ठीक है, होता क्या है, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि यार मेरी सर्विस यहाँ पर डिप्लॉय है, ये एक रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, यहाँ धमाका हो गया, आग लग गई, दलदल आ गया, ये रीजन डाउन हो गया, ठीक है, आपका राउट 53 फिर भी चलता रहेगा क्योंकि वो ग्लोबली रेजिलियंट था, उसके जो लैग्स थे, उसकी जो रेप्लिकेशन थी वो हर रीजन में थी, तो यहाँ से चल जाएगा। ये भी हो गया, जब तक दुनिया में कोई भी एक रीजन रहेगा, AWS के रीजन की बात हो रही है, ज्योग्राफिकली रीजन की बात नहीं हो रही, ठीक है, मतलब AWS के तमाम डाटा सेंटर बैठ गए, सारे रीजन बैठ गए, सिर्फ एक रीजन भी चल रहा है, तो आपका राउट 53 तब तक फॉल्ट टॉलरेंट है, आपका IAM उस वक्त तक फॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई एक रीजन में फूक गया तो आपका राउट 53 बैठ जाएगा, उन्होंने उसको डिजाइन इस तरह से किया हुआ है। क्यों? आप यहाँ एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो थड़क करके 1 मिनट के अंदर सब जगह रेप्लिकेट कर देता है, उसका प्राइमरी भी, उसका बैकअप भी, उसका DR भी सब जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये ग्लोबली रेजिलियंट है। ग्लोबली रेजिलियंट का मतलब ये है कि उस सर्विस को फेल होने के लिए सारी की सारी दुनिया का बट्टा बैठना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने उसको डिजाइन किया हुआ है। तो काशिफ भाई, ये कुछ सर्विसेज हैं ऐसी या सारी सर्विसेज ऐसी हैं? कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जब हम सर्विसेज को पढ़ लेंगे तो देखेंगे। जैसे मैंने बताया राउट 53 इस तरह की सर्विस है, IAM इस तरह की सर्विस है। ठीक है, आपने नोट किया होगा जब IAM पे जाते हैं आपके पास रीजन्स की सिलेक्शन खत्म हो जाती है, राउट 53 पे जाते हैं रीजन्स की सिलेक्शन खत्म हो जाती है। ओ यस यस, ठीक है, आपको उससे पता लग जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी सर्विस की जो टाइप्स होती हैं जनाब, रीजन नहीं, तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन बेसिकली हम या बाय करते हैं या ये ऑटोमेटिकली सर्विस प्रोवाइड करता है Amazon। मतलब मैंने बाय डिफॉल्ट मतलब मैं बनाऊंगा कोई भी सर्वर अपना, तो बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबली जो है वो रेजिलिएंट हो जाएगा।
नहीं जी, मैंने आपसे सर्विसेज की बात की कि AWS की सर्विस की कुछ टाइप्स हैं, 3 तरह की। कुछ हाँ। सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ग्लोबली रेजिलिएंट हैं, EC2 उनमें से नहीं है। चले EC2 नहीं, IAM है उसके अंदर ना। IAM है उसके अंदर, बिल्कुल। राउट 53 है, जो होगी तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, सबके लिए वैसी होगी, क्योंकि वो AWS ने उस सर्विस ही को उस तरह से डिजाइन किया गया है। और ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब इसके हमें अलग से वो पैसा नहीं देना पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा। अगली सर्विसेज होती है ना रीजन रेजिलिएंट, मतलब अगर आपका एक पूरा रीजन भी बैठ जाए तब भी आपकी वेबसाइट हो या XYZ जो भी सर्विस है वो अप एंड रनिंग रहती है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सर्विस एक या एक से ज्यादा रीजन को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने कोई सर्विस ली, राउट 53 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका मेरे ध्यान में नहीं आ, रीजन में तो कौन क्या कहते हैं उसको, डाटाबेसिस की सर्विसेज हैं, DynamoDB हैं, बहुत सी हैं कि वो रीजन स्पेसिफिक हैं, कि अगर एक पूरा रीजन बैठ भी जाएगा तो वो दूसरे रीजन से ऑटोमेटिक फेल ओवर हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रीजन स्पेसिफिक ये है कि मतलब वो एक या एक से ज्यादा रीजन का फॉल्ट टॉलरेंट बर्दाश्त कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा। तीसरी जो होती है वो होती है जनाब एजी रेजिलिएंट, मतलब उस रीजन के अंदर भी एक छोटा सा एजी। ठीक है, और एजी अपने आप में खुद भी एक हाईली रेजिलिएंट होता है, हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है, बहुत फिजिकल लेयर के ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी। ठीक है, इसको आप यूं समझ लें कि एक वेल प्लान आर्किटेक्टेड एक उन्होंने डेटा सेंटर बनाया हो जिसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बट अगर उसकी पावर ही बंद हो गई फॉर सम रीजन तो वो एक एजी के अंदर भी मल्टी पावर सोर्सेज होती हैं, मतलब वो खुद भी अपने आप के अंदर फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि अगर एक पूरा सर्वर भी बैठ जाए तब भी आपके रिसोर्सेज दूसरे सर्वर पे चले जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। ये सिर्फ फैसिलिटी की हद तक होता है कि पूरी फैसिलिटी बैठ गई तो क्या होगा। ठीक है, मतलब ये भी अच्छा खासा रेजिलिएंट होता है, बट इट्स वेरी प्रोन टू बी फेलियर देन अबव 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कोई सवाल? नहीं, क्लियर है। काशिफ भाई, ये जो आपने बताई है रीजनरी रेजिलियंस सर्विस, इसका कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आता है? ये देखें, और VPC, ठीक, नहीं ये मेरे ध्यान में यही नहीं, सवाल ये आया था। देखें, एक मिनट सब्र करें, ये सवाल करना है मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ गूगल पे ना। कौन सी स्क्रीन चल गई? आप सॉरी क्या सवाल किया था मुझसे? मैंने कहा आप कोई एग्जांपल जो था रीजनली रेजिलियंस का, जो कोई एग्जांपल सर्विस जी ध्यान में आती है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान में तो नहीं आ रही। RDP की इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारी होती हैं सर्विसेज। AWS एक्यूरेट उनमें से एक है, भी मेरे ध्यान में आई। ठीक है, कंसोल में लॉगिन करके देखते हैं फिर थोड़ी देर में, क्या ख्याल है? ये काशिफ भाई देख लें भले। अच्छा, ये जो सारी सर्विसेज है ना ये रीजन वाली हैं। अच्छा, ये रीजन वाली है, अब आप रीजन टेबल में अगर चले जाएं इनके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, रीजन के अंदर जब हम रीजन बनाते हैं ना तो कुछ कुछ सर्विसेज के अंदर जब आप रीजन बनाते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर चाइना के रीजन में चले गए, तो वहां पे जो आपको गवर्नेंस रूल्स मिलते हैं ना, मुझे ये गवर्नमेंट देख के याद आया, तो वो भी आपको चाइना के हिसाब से मिलते हैं। जो चाइना की बिल्कुल, अपनी डेटा की या साइबर लॉस की पॉलिसी होगी वहां पे वही अप्लाई होती है। मिसाल के तौर एवरी जी, जिस कंट्री भी करेंगे वो उस कंट्री का जो
लेजिस्लेशन होगा वो यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मिसाल है, अगर आप चाइना से डाटा बाहर लेके जाते हैं तो आपको AWS को अथॉरिटी या परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं ये लेके जा रहा हूँ और ये चाइना का डाटा नहीं है, XYZ जो भी उनकी गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, ठीक है, वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाइड बाय करने पड़ते हैं उनके सारे के सारे। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं जनाब अपने वापस के टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास था, ठीक है, हमने ग्लोबली देख लिया कि उनकी सर्विसेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं और उनका किस तरह से गुजारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया जनाब VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये आपने एक जवाब दिया था, आपको याद होगा कि हम दूसरे वाले रीजन में चले जाएंगे या दूसरे इजी में चलेंगे, ऐसे भी जवाब दिया। मैंने कहा था आपका एक इजी फेल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जी जी, वो जवाब आपको याद है? याद है कि 2 रीजन में, मुख्तलिफ रीजन में अगर वीपीसी बने हुए होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, चले, गुड है। उनके बीच में भी एक वीपीसी बनता है। ठीक है, सही है। वो आपने बहुत ज्यादा गहरी बात कर दी। ठीक है, इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब मैं लॉगिन भी करता हूँ। वास्तव में ना भाई, जी, नाम नहीं पढ़ा आपने? नाम पढ़ा? नाम यार इमरान अकाउंट क्या था यार तुम्हारा? या आप इमरान भाई हैं कॉल पे? हम भी कॉल पे हैं क्या? हाँ, अच्छा, इमरान भाई भी सीख रहे हैं। रूट यूजर यार, नाम अकाउंट का यार, इमरान 140 IM आर्यन। एक मिनट, कॉपी पेस्ट करता हूँ, सबर करें यार इसको। इमरान भाई आज तो खामोशी जाके बैठ गया कोने में। यार दानिश भाई एक जरूरी काम चल रहा है, वो ओके ओके, काम कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा वो जो हमारे जैसे बच्चे होते थे ना क्लास में, खामोशी से किसी लाइन में आके बैठ जाते। अच्छा, बस मैंने म्यूट करके काम कर रहा था अपना, मैंने कहा जी बस भाई, आपके साथ कनेक्टेड है। नहीं जब काशिफ भाई स्टार्ट होते हैं रिदम में अपने, तो बिल्कुल हाँ रिदम में आ जाते हैं, तो काशिफ भाई को डिस्टर्ब करना मुनासिब होता नहीं है। नहीं, डिस्टर्ब करना है लेकिन आप मुझे सवाल पूछते हुए भी डर लगता है। लेकिन दानिश भाई डिस्टर्ब करेंगे, जितना डिस्टर्ब करेंगे उतनी चीजें सीखेंगे। नहीं नहीं काशिफ भाई माशाल्लाह बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यार से। इमरान अकाउंट नहीं मिल रहा यार, हाँ, गुम हो गया कहीं। मैं आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। लेकिन यार सवाल क्या करें, सवाल करने का मसला नहीं है कुछ। नहीं काशिफ भाई मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी मजाक कर रहा था। व्हाट्सएप चेक करो। ठीक है, मिल गया। कॉपी पेस्ट। मुझे तो बाकी लड़कों का अफसोस हो रहा है, वो फिर वीडियो देख के वैसी अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है। अच्छा, आज आज आए नहीं कोई भी, मेरे ख्याल से रईस भाई और दानिश भाई और आसिफ भाई हैं। जी दानिश भाई आज आए नहीं कोई। मैं अप्रूव करना जरा इसको यार। आशिफ हो गया। नहीं हुआ। मेरे पास तो आ गया, बस अप्रूव्ड। ठीक हो गया, ठीक है, सही है, लॉगिन हो गया। आशिफ रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से लोकल सेव कर रहा हूँ ना, हम्म, क्लाउड पे तो नहीं कर रहा? बस सही। नहीं। मैं 1 मिनट का जरा 5 मिनट जरा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एक काम करके आया, ठीक है। चले चले आप आशिफ जाओ, मैं जरा कनेक्टेड हूँ, मैं जरा ऑन बोर्ड होगा आसिफ भाई वगैरह से। सही है। जी मैं जरा 2 मिनट में आया बस। चलो, चलो। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, सही है। ठीक है। स्क्रीन आ गई मेरी? जी आ रही, अभी नहीं स्क्रीन, हाँ आ गई है।
AWS वाली आ रही है ना? जी यार नॉर्मली कोई मसला नहीं, बाद में अपना अल्लाह के बंदे बोला तो था मैंने यार भाई, EST बोलता हूँ मैं, EST। अभी तो 6 बजे हैं। नहीं 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 भाई, नहीं मैंने EST बोला था। ईमेल देखो मेरी। चलो ठीक है, सही है। नहीं कोई मसला नहीं। नहीं वो बार बार कॉल पे कॉल करे जा रहा है, मैं काटे जा रहा हूँ, कॉल पे कॉल करे जा रहा है। चलो ठीक है। अच्छा मैं अनम्यूट ही हूँ, ठीक है जी। अच्छा यार, हमने लीव किया था, मोमेंटम आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, कहाँ पे? अच्छा ठीक है, हम लॉगिन करके देखना चाह रहे थे VPC के बारे में, और थोड़ा सा सर्विस सिस्टम में देखी है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखें फिलहाल मैं म्यूट तो नहीं हूँ ना? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल मैं मेन AWS के मैनेजमेंट कंसोल के अंदर हूँ, ठीक है। अब आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आपने उसको देखना है कि यार कौन सी चीज पब्लिक कैटेगरी में फॉल कर रही है, कौन सी चीज प्राइवेट में फॉल कर रही है, और किस तरह से फॉल कर रही है। आपके पास आर्किटेक्चर की विजिबिलिटी है, ठीक है। मैं दफा दोबारा से आपको वो डायग्राम भी दिखाता हूँ कि आपके पास डायग्राम है, ये और ये थी, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैंने अपना कंसोल खोला, सॉरी, ठीक है। आपके पास ये सारे रीजन्स आ रहे हैं, दीज आर ओनली रीजन्स, ठीक है। इसमें ना तो कोई एज लोकेशन दिख रही है आपको, ना तो कोई एजी दिख रहा है, ठीक है। इस वक्त मैंने कौन सा रीजन सेलेक्ट किया हुआ है? US ईस्ट 2। अब मुझे जो रिसोर्सेज दिख रहे हैं, जो कंप्यूट रिसोर्सेज दिखूंगा, मैं कोई VM बनाता हूँ या कोई VPC बनाता हूँ, बकेट बनाता हूँ, वो जाके AWS के EC2 में बन जाएगा, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ होगा? अमेरिका के किसी ईस्ट साइड के डाटा सेंटर में जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा तो हांगकांग में जाके बन जाएगा। वो सर्वर भी फिजिकली हांगकांग में होगा, उसका नेटवर्क भी हांगकांग में होगा, एवरीथिंग। और US ईस्ट को पता भी नहीं होगा कि वहां पे कोई चीज डिप्लॉय हो गई है। ये लोग आपस में बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने सिलेक्ट किया जी राउट 53। जैसे मैंने राउट 53 सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास ग्लोबल लिखा हुआ आ गया, आपका रीजन गायब हो गया। Route 53 does not require any region selection because it's globally resilient. गुड, ठीक है, ठीक है, वो आपको डायग्राम भी समझ में आ गई और आपको वो भी समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या चीज सिलेक्ट की, मिसाल के तौर पे S3 मशहूर है, ठीक है, ठीक है, सेम स्टोरी। लेकिन जब मैं बकेट बनाऊंगा, डेफिनेटली देखें, AWS के दो S3 हम पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए। S3 जो सर्विस है ना, उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? एक आपका, मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ लेकिन थोड़ी आपकी बोरिंग कम हो जाएगी, ठीक है। आपके दो कंपोनेंट्स हैं S3 के, मेनली S3 का नेम स्पेस है, जिसके अंदर आप बकेट का नाम चूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर उसका एक सबसेट है कंटेंट डेटा, कंटेंट कह लें या डेटा कह लें, ठीक है। जो आपका नेम स्पेस है, उसकी रेजोल्यूशन है, जो उसकी कंटेंट है, ये दोनों कैसे चलती हैं? जब आप बकेट बनाते हैं तो आपसे पूछता है ना भाई कौन से रीजन में बनाना है। अब दिखा रहा है कि AWS के रीजन US ईस्ट में ये वाला बकेट बना हुआ है, ये वेस्ट में बना हुआ है, ठीक है। बजाते खुद उसका जो डेटा है, उसकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है सर्विस के रीजन के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसकी जो आर्किटेक्चर जो AWS का है, S3 का है, वो ग्लोबली रिजिलियंट है, क्योंकि ये जो बकेट है ना, ये एक वेबसाइट का नाम है बेसिकली। अब ये वाला बकेट कोई और नहीं रख सकता, क्योंकि ये एक नेम स्पेस है। जिस तरह Vismotech.com कोई और नहीं खरीद सकता अनलेस कि इमरान इसको रिलीज करे या डिलीट कर दे,
हमने बात की थी और के अंदर डोमेन रजिस्टर हो जाती है। जब डोमेन रजिस्टर होती है तो जाके सबको एडवर्टाइज करता है कि भाई ये मैंने डोमेन अपने पास मार्क कर दी है, मैंने अपने रजिस्टर में ऐड कर ली है, कोई और ये चीज ना रखे। जिस तरह सेलफोन नंबर्स होते हैं सिस्टम अप्रूव भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना डीएनएस वाला, क्योंकि राउट 53 ग्लोबली रेजिलिएंट है, डीएनएस वाला पोर्शन भी ग्लोबली रेजिलिएंट हो गया। लेकिन जब मैंने बकेट इस्तेमाल की थी, जब मैंने बकेट रखी थी, तो मैंने बकेट सिर्फ यूएस ईस्ट में रखी थी। अब ये डिपेंडेबिलिटी है कि अगर यूएस ईस्ट का रीजन समटाइम्स डाउन हो जाता है तो मेरी बकेट का नाम तो रिजॉल्व होगा बट डाटा विजिबल नहीं होगा मुझे। बंदा मेरी बकेट के सर्वर तक तो पहुंच जाएगा, हिट तो कर रहा होगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आईएम के अंदर आता हूँ, काशी भाई एक मिनट, ओहो, अगर हमने एक S3 बकेट जो है बना लिया हमने यूएस में कहीं, ठीक है, जो उसका कंटेंट पड़ा हुआ है, अब जो भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो S3 बकेट तक तो पहुंच जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और डेटा नहीं मिल पाया तो इसका बैकअप हम किसी और रीजन में रख सकते हैं। जी, S3 बताते खुद जो है ना आपको काफी सहूलतें देता है उसको ग्लोबली रेजिलिएंट बनाने में, बट बाय नेचर बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबली रेजिलिएंट नहीं है, ठीक है। S3 पढ़ेंगे तो फिर इस पे बात करेंगे, इस बहुत सी चीजें पॉसिबल है, ठीक है जी, ठीक है। मैंने IAM पे बात की, IAM भी ग्लोबली रेजिलिएंट है, ठीक है। बाकी आप अलग अलग सर्विसेज देख लीजिएगा। अगर मैं देखता हूँ DynamoDB, ठीक है, ये रीजन आ गया मेरे पास, ठीक है, ये रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, ठीक है, आपको पता लग गया। ये देख लेंगे हम टूल्स सर्विसेज सारी ना, ठीक है, डन है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था, VPC। VPC क्या है थोड़ा सा बता दें मुझे, आप लोग कुछ बात कर रहे थे, मैं लेट ज्वाइन किया था। एक बंदा एक लाइन में बोलते तो दैट इज एनफ, मुझे आइडिया हो जाएगा बैकग्राउंड क्या है। वर्चुअल नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क तो आप इधर तो पी है बाहर, ठीक है। नहीं मैंने डेफिनेशन बताई है, ठीक है, सही है। फिर प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं यार। नहीं वो मेरी डेफिनेशन बताई थी, वो तो आप मतलब डेफिनेशन भी तो सही बताना यार। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक कह रहे हैं वासिफ भाई, बिल्कुल ठीक है जनाब। अब हम अपनी उसी डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। कि ये बड़ा नहीं हो सकता, छोटा करता हूँ उसको। अभी भी दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। यहाँ से क्यों गायब हो रहा है मेरे पास, ऐसे होता तो नहीं है। अच्छा आ गया, ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक इस डायग्राम में आप लोगों को फुल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चीज कहाँ से कैसे कम्युनिकेट कर रही है, राइट? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, वरना ठीक है दोबारा से नहीं बना रहा। देखिए, हमने बात की थी ये पूरा पोर्शन, अगर नीचे की बिल्डिंग, ये हमारा ऑन प्रेम डाटा सेंटर है, आपका लोकल ऑफिस है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को कट कर दूं, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है अभी, सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पब्लिक जोन को, ठीक है। AWS का पब्लिक भी मैंने कवर कर दिया, ठीक है, और आपका आपके होम इंटरनेट का पब्लिक भी मैंने कवर कर दिया। कोई अच्छा सा कलर मिल जाए, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं VPC। अब आपके ख्याल से VPC इस डायग्राम में कहाँ फिट बैठता होगा? प्राइवेट में बैठता होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम प्राइवेट में चलते हैं। ठीक है, एवरीथिंग रिमेन सेम। ये हमारा प्राइवेट सबनेट आ गया AWS का, ठीक है। VPC इस्तेमाल क्यों होते हैं, उसकी क्या रीजन हो सकती है? VPC क्यों बनाए गए, क्यों इस्तेमाल होते हैं? दो EC2 दो वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट या किसी चीज को कम्युनिकेट कराने के लिए आपस में, अच्छा, और या दो जोन को कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है, सही है। अच्छा, देखिए VPCs क्या है? VPC इज अ डेटा सेंटर इन अ क्लाउड, आसान लफ्जों में
ठीक है, और इस्तेमाल क्यों होते हैं? ये आपके दो नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या आपका जो आपके प्राइवेट सबनेट्स की मशीनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके प्राइवेट सबनेट के अंदर चाहे EC2 पड़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे कोई आपका मिसाल के तौर पे SQL का इंस्टेंस चल रहा हो, DynamoDB चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा VPC आपके ऑन प्रेम डाटा सेंटर को आपके ऑफ प्रेम डाटा सेंटर के साथ या क्लाउड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। या किधर चला गया कर्सर, ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप AWS के साथ गूगल क्लाउड भी इस्तेमाल कर रहे हैं या आप एजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी जब आप कनेक्टिविटी देंगे तो आपकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेटवर्क कनेक्टिविटी VPC के साथ होगी। नहीं, ये जरा समझाएं, ऑन प्राइम से आप जो बता रहे हैं। जी अभी मैं बताता हूँ, बिल्कुल। मैं गया बैक पे, वही ज्यादा ही बैक पे चला गया। ये तो ये डायग्राम वाला चक्कर सही ना, इससे आप लोग बोर तो नहीं होते? मुझे इससे आसानी रहती है दिखाने में, मतलब बोलना ज्यादा मुश्किल होता है। ये ज्यादा अच्छा है काशी भाई। ठीक है, ठीक है, फिर गुम हो गया, इसको बैक कर देता हूँ मैं, ठीक है चले। अच्छा, मैंने बात की VPC कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन विद इन प्राइवेट VPC हो, इनसाइड VPC हो, जैसे कि ये दो इंस्टेंस आपस में बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको VPC चाहिए, ठीक है। मजीद डिटेल में बताऊंगा कैसे भी देखते हैं, ठीक। उसके अलावा VPC हेल्प आउट करते हैं जब आप मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप AWS की प्राइवेट सर्विसेज को एजर या किसी गूगल के डाटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी जो आपका टर्मिनेशन एंड पॉइंट होगा वो VPC ही होगा, जहाँ पे आपकी ट्रैफिक निकल रही होगी या बाहर जा रही होगी, या आखिरी लेयर होगी, ठीक है। उसके अलावा VPC इस्तेमाल होता है आपका जो ऑन प्रेम ऑन हाउस डाटा सेंटर हो उसकी कम्युनिकेशन के लिए भी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात जो हमने पहले भी की थी, आपका VPC के तमाम रिसोर्सेज या VPC बताते खुद इज ऑलवेज प्राइवेट एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट हैज नो एक्सेस अनलेस यू डिसाइड टू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके जो VPC के रिसोर्सेज हैं वो हमेशा प्राइवेट होते हैं अनलेस आप उसको डिसाइड करेंगे इस रिसोर्स को प्राइवेट नहीं होना। उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल दी थी, इसके ऊपर आप एक ने निक लगा दिया, तो जो निक है वो एक पब्लिक जोन की सर्विस है, आपने यहाँ इसके साथ अटैच कर दी, पब्लिक IP लगा दी, ठीक है, तो आपका ये वाला सबनेट का एक पोर्शन प्राइवेट हो जाएगा, सॉरी पब्लिक हो जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्राइवेट। और वो जो पोर्शन प्राइवेट होगा उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से हर बंदा हर चीज को टच कर लेगा, नहीं, VPC सिर्फ प्राइवेट कम्युनिकेशन सिर्फ उस एक एंड पॉइंट तक, उस एक निक या उस एक IP या उस एक पोर्ट तक देगा, ठीक है। ये छोटा सा आर्किटेक्चर समझ में आ गया, तो फिर कंसोल की तरफ चलते। मतलब इसके अंदर हम रूट यूजर भी तो बना सकते हैं ना, रूट यूजर बना के दे दें एक्सेस। आप मशीन की बात कर रहे हैं, मैं EC2 की बात नहीं कर रहा, मैं VPC की बात कर रहा हूँ। EC2 VPC के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। VPC एक आपकी लेयर है जो कि आपका नेटवर्क है, जिस तरह आपका DMZ का एनवायरनमेंट होता है ना, DMZ में आपके वेब सर्वर लगे हुए होते हैं, ठीक है, कंसीडर VPC ऐसा DMZ, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क लेयर है। इससे बाहर निकलने के लिए मतलब आपका जो गेटवे होगा ना वो VPC का IP गेटवे होगा, इस तरह से समझ लें टेम्पररी, लेकिन ऐसे है नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका VPC जब भी बाय डिफॉल्ट एक VPC बनता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 कि सॉरी, इससे पहले एक बात बताता हूँ, जो VPCs होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कस्टम VPC होता है और एक आपका प्राइवेट VPCs होते हैं।
ठीक है। जो प्राइवेट वीपीसी होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं। मिसाल है, मेरा ये इन्होंने अकाउंट बनाया है फ्रैंकफर्ट के अंदर, ये एक डिफॉल्ट वीपीसी आ रहा है, इसको खोलते हैं। लाइक ठीक है। जैसे हम EC2 बनाते हैं तो वो एक बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जनरेट हो जाता है खुद ही। नहीं, आप जैसे अकाउंट बनाते हैं तो ये जनरेट हो जाता है EC2 से भी पहले। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है। डिफॉल्ट वीपीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, ये इसका आईपी साइडर होता है। ठीक है, वीपीसी को आप से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। वीपीसी एक वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट है। आपने किसी ने VMware पे काम किया है? रईस भाई ने थोड़ा किया हुआ है। जी किया है रईस भाई, वहां पे हम वीपीसी वो वर्चुअल वो बनाते हैं ना, नेक्स। जी, ये वही है। अडॉप्टर या स्विचेस वगैरह का यूज जी। करते हैं। ठीक है, इसका ये एक साइडर है। साइडर मींस ये इसकी आईपी की रेंज है कि इसके अंदर जो भी चीजें बनेंगी, जो भी मशीनें लगेंगी या रिसोर्सेज बनेंगे, वो इस आईपी रेंज के अंदर ही होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। बिल्कुल। /16 का मतलब ये है, मेरे ख्याल से शायद कोई पता नहीं कितनी हजार आईपीस, 16,000 के करीब शायद। वो पिक करेगा 2 क्या 2 IPs स्टार्टिंग की 2 IPs मैच करेगा। 172 और .331 को पिक करेगा। जी जी, मतलब इसके अंदर आपके पास कोई 16-17 हजार के करीब आईपीस निकल जाती है। ठीक है, टोटल। अच्छा, इसके अलावा होता क्या है, जब बाय डिफॉल्ट 2 वीपीसीज बनते हैं तो उसके अंदर किधर चला गया ये था, हाँ, जब बाय डिफॉल्ट 2 वीपीसीज बनते हैं तो उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, ये इसके साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मैं रेड इसलिए कर रहा हूँ कि कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस कि हम इनको बोलें या हम इनको अलाउ करें, आइए आप इनसे बातचीत करें, अदरवाइज इनकी आपस में कम्युनिकेशन बंद होती है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि बीपीसी है क्या बेसिकली, अगर डायग्राम दिखते हैं तो? जी ठीक जी है। काशी भाई, अच्छा, अगर वीपीसी डाउन होता है मिसाल के तौर पे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? सर्वर कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में, क्यों? क्योंकि नेटवर्क ही डाउन हो गया आपस का, जो आपस में कम्युनिकेशन का था। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो मेरा बीपीसी है बेसिकली ये मेरा एक स्विच है, फिजिकल स्विच है, जी, जो कि हमने फिजिकल वर्चुअलाइज कर स्विच दिया। है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक यही। है, और ये बहुत अच्छा सा लेयर 7 स्विच है, जो कि आपको राउटिंग भी देता है। ठीक है, आपको ACLs भी देता है। ठीक है, आप इसके थ्रू पोर्ट्स भी एक्सपोज कर सकते हैं बाहर। ठीक है, ये लोड बैलेंसर भी बन जाता है जरूरत पड़ने का टाइम के ऊपर आपके लिए। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक फिजिकल स्विच है जिसको हमने वर्चुअलाइज कर दिया, और बजाय इसके कि हम पटी करके SSH करके उसमें IP डाल के उसमें चीजें लाओ या बंद करें, हम उसको वेब इंटरफेस पे काम कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। वापिस आते हैं डिफॉल्ट DBC के ऊपर अपने। कहाँ घूम गए? अच्छा, मैं बीपीसी कैसे घूम गया, मैंने कहीं क्लिक कर दिया था। अच्छा जी, डिफॉल्ट DBC एक अकाउंट में कितने हो सकते हैं? 5 ये कहाँ से देखा आपने? पढ़ा हुआ। अच्छा, नहीं 5 नहीं हो सकते ना, एक ही हो सकता है। ठीक है, हर रीजन में एक हो सकता है, जितने रीजन है उतने बीपीसी हो सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे। अब मेरे पास डिफॉल्ट DBC का ऑप्शन नहीं आ रहा क्रिएट करने का, क्योंकि ये एक है। इमरान अकाउंट प्रोडक्शन का तो नहीं है ना कोई? नहीं, काशिफ टेस्ट कर लो, आपको दूसरा नहीं। ठीक है, इसको मैंने उठाया, मैंने बीपीसी डिलीट कर दिया। अभी मुझे बता रहा है कि इसके साथ कौन कौन से रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे, जरा सा गौर से देखिएगा। अगर मैं डिलीट करता हूं तो ये मुझे बोलता है कि IGW एक इंटरनेट गेटवे है, वो भी डिलीट हो जाएगा, और 3 बेचारे मासूम से सबनेट्स हैं, ये भी डिलीट हो जाएंगे अगर मैं SVPC को डिलीट करता हूं तो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिफॉल्ट VPC बनाते हैं, वो AWS बाय डिफॉल्ट उसके साथ कुछ रिसोर्सेज को एसोसिएट कर देता है। ठीक है, और उनको भी हमारे लिए प्रोविजन कर देता है, जिसमें से एक इंटरनेट गेटवे है और ये 3 सबनेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, दानिश भाई, आप अपना वो सवाल याद रखिएगा जिसमें आपने बोला था कि BPC अगर मैंने पूछा था डाउन हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है जी ठीक है भाई। और वो जो दूसरे भाई पूछ रहे थे कि अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है यार, ये जो VPC बनाते होंगे इमरान भाई, अपना काशिफ भाई, तो ये रिसोर्स आईडीज जो होती हैं,
और ये सबनेट होते हैं तो हम खुद देते हैं ना बेसिकली, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। ये अगर हम कस्टम वीपीसी बनाते हैं तो हम खुद देते हैं। अगर अभी हम बात करें डिफॉल्ट वीपीसी की, ये सब चीजें एक डिफॉल्ट बना ले डिफॉल्ट वीपीसी। जी, तभी तो डिलीट कर रहे हैं जी। यार ये इतना कौन टाइप करे। जल्दी चला गया, चले। अब देखें इंटरनेट गेटवे, मैं आपके लिए अलग से टैब में खोल देता हूँ, खाली है। तीसरी चीज बनती थी, मेरे ख्याल नेटवर्क एसीएल साथ में आती थी। एनएसएल आ रही है यहाँ पे आपके पास, देखिएगा जरा। एसीएल नेटवर्क एसीएल ये रही नीचे, ठीक है। और साथ में सिक्योरिटी ग्रुप भी बना देता है ये हमारे लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है। अब मैं गया एक्शंस में, इसको मैं रिफ्रेश किया। अब मैं इसको बोलूंगा भाई मुझे एक डिफॉल्ट वीपीसी बना दो। सॉरी मैं वीपीसी में हुई नहीं है, मैं वीपीसी में आया। क्रिएट अ डिफॉल्ट वीपीसी। ये आपसे बता भी रहा है कि enables you to launch EC2 resources without having to create and configure your own VPC। मतलब ना आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें सब क्लिक हो गया फिर से, ठीक है। क्या क्या चीजें, सबनेट्स भी नहीं। We will create a default VPC with default subnet, ठीक है, in each availability zone, ठीक है। इस पे मजीद बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा क्या बनाएगा, एक इंटरनेट गेटवे बना देगा और फिर राउट भी डाल देगा इंटरनेट गेटवे के अंदर फॉर द इंटरनेट गेटवे। वरना अगर आप कस्टम बनाते हैं तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया, इसको 1 सेकंड देते हैं। इंटरनेट गेटवे में टाइम लग जाता है, मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। चले इंटरनेट गेटवे भी आ गया, मैंने नहीं बनाया। एसीएल्स भी आ गई होंगी, हाँ जी ये भी आ गई। और 3 सबनेट भी इसने हमारे लिए बना दिया, ठीक है। ये डिफॉल्ट वीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। डिफॉल्ट वीपीसी में बाय डिफॉल्ट हर चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, जिस तरह प्राइवेट हमने बात की थी। सिर्फ इसमें एक भ्रम तो नहीं होता, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि एवरी रिसोर्स हैज अ पब्लिक आईपी। अगर आप कोई भी वीएम इसमें लॉन्च करेंगे डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर तो वो उसको एक पब्लिक आईपी असाइन कर देता है, ठीक है। और इसका जितना भी इंटरनेट होता है वो आपका इंटरनेट गेटवे से निकल रहा होता है, क्योंकि आपने देखा था उसने बताया था कि मैंने राउटिंग भी कर दी तुम्हारे लिए नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो वीपीसी हमारा एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क का सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें ना तो कोई अलग से स्विच मैनेज करना पड़ता है, ना कोई फायरवॉल मैनेज करनी पड़ती है, ना कोई इंटरनेट आइजा वाइजा, ये सब चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती। ये हमें एक वन विंडो नेटवर्क मैनेजमेंट का सॉल्यूशन मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पे आप इंटरनेट मैनेज कर सकते हैं, फायरवॉल की एसीएल मैनेज कर सकते हैं, और कौन सा ट्रैफिक आएगा कौन सा ट्रैफिक जाएगा हम वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी की तमाम रूल्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीपीसी ओवरऑल हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा ये क्या, मतलब ये 3 सबनेट्स वाली क्या कहानी है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये क्या आ रहा है, मतलब ये क्या चीज है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या है। सबनेट मींस यहाँ पे भी कहीं सबनेट आ रहा सबनेट होगा। ये कि डिफरेंट अगर नेटवर्क्स हैं, एक वीपीसी में या हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहा है तो वो सबनेटिंग हम उसी हिसाब से करेंगे ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो। फिर वो अगर एक नेटवर्क पे हमारी डिफरेंट मशीन चल रही तो वो उसी नेटवर्क पे रहे और दूसरे सबनेट पे बाकी दूसरी मशीन रहे। उससे फायदा क्या होगा, हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंट नेटवर्क बना सकते हैं और एक ही नेटवर्क पे मतलब हम प्राइवेट कर सकते हैं ना उसको। ये कह लें कि मतलब अगर हमारे पास मुख्तलिफ पीसीज हैं, हम आपस में चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट करें, एक पीसी दूसरे से कम्युनिकेट करे, मगर अगर बाकी 2 और मजीद हैं अगर वो हम चाह रहे हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट करें मगर सारे आपस में ना कम्युनिकेट करें तो फिर हम लोग डिफरेंट सबनेट रखते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये सारे सबनेट एक ही वीपीसी के अंदर आ रहे हैं। अगर आप आईडी चेक कर लें, फर्क क्या है, इन सबके सिर्फ साइडर्स अलग हैं। ये /20 वो जो /16 का सबनेट था उसको हमने 20 के अंदर तोड़ दिया। मतलब वहां आपको 4-4 हजार वाले 16,000 आईपी साथ मिले थे, यहाँ आपको 4,000 आईपी मिलेंगे। मेरे ख्याल 4096 बनता है इससे शायद, ठीक है, 20 बिट्स है, ठीक है, सही है। और इसमें मसला क्या है, इसकी सब चीजें कस्टमाइज इतनी ज्यादा नहीं होती।
आप VPC पकड़ेंगे तो आप उसको उस तरह से कस्टमाइज नहीं कर सकते जिस तरह से आप किसी कस्टम VPC को बना सकते हैं, क्योंकि इसका साइडर पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, इसके सबनेट्स पहले से डिसाइडेड है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन में हम डिफॉल्ट VPC को नहीं इस्तेमाल करते, इसको बना रहने देते हैं और एक नया VPC बना लेते हैं, ठीक है। उसका साइडर भी आपकी अपनी रेंज का होता है, सब चीजें अपनी मर्जी की होती है, ठीक। एक ये नोट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसको दूसरा हम एक चीज और ये जो है जो नेम आ रहा है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दें सारे सबनेट्स को भी, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं इससे डिफरेंट सर्विसेज के साथ, VPC को या सबनेट्स को। सबनेट्स को बेसिकली सबनेट्स आ रहे हैं ना हमारे पास। जी जी। अभी आप जैसे कम्युनिकेशन की तरफ ना सोचें, अब आप फेल ओवर की तरफ सोचें। आप AZ के बारे में बात करें, ठीक है, अभी हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, अभी हम कनेक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला एस्पेक्ट अभी थोड़ा सा ध्यान से रीसेट करें और आर्किटेक्चरली सोचें कि अगर यार जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक AZ फेल होता है तो सबनेट्स मेरे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मेरा VPC कैसे ट्रैफिक फेल ओवर करेगा, इस बारे में सोचें, ठीक है। कनेक्टिविटी वाला फाइट अभी साइड में कर दें, अभी हम VPC नहीं पढ़ रहे, ठीक है। VPC का आर्किटेक्चर पढ़े, VPC हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अब ये सबनेट जो दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं ना सबनेट जी, ठीक है ना। तो अब हम जो अपना बनाए, अभी हम अपना बनाने के लिए जा रहे हैं ना नहीं अभी basically। अपना नहीं बना रहे, अभी हम उसको हम अच्छा। देखेंगे तफसील से, ठीक है। मैं ये चाह रहा अच्छा। हूँ कि आप देख लें सबके VPC एक है लेकिन इसके सबनेट्स हाँ। अलग हैं, क्यों? क्योंकि हाँ। हमने /31 इस्तेमाल किया था और उसको उसने मजीद तोड़ दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, इसी सबनेट में रहते हुए EC2 का एक इंस्टेंस लॉन्च करके इस VPC की लॉन्च का ऑप्शन किधर है? बोलेगा भाई Amazon Linux की पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास रीजन कौन सा है, फ्रैंकफर्ट ही है। VPC मुझे बता रहा है कि ये डिफॉल्ट VPC है। अब मैं सबनेट्स को एक्सप्लोर कराता हूँ, सबनेट को देखिएगा जरा, जरा सा गौर से पढ़ें, खास तौर पे आखिरी, each subnets resides in one availability zone। जब हम बात कर रहे थे ना कि अवेलेबिलिटी जोन उस डायग्राम के अंदर कि यार AZ डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब हर सबनेट एक इंडिविजुअल AZ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये उससे बात ना करे या वो इससे बात ना करे, ठीक है। आपने अगर एक सबनेट में एक मशीन रख दी, इट मींस कि वो एक रिडंडेंट अवेलेबिलिटी जोन में चली गई, ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ से ये सब सिलेक्ट करूंगा, मुझे बता रहेगा ये डिफॉल्ट VPC के अंदर है, इसका रीजन क्या है A, ये B और ये C, सॉरी रीजन बोल रहा हूँ, इसका AZ क्या है, AZ 1A, EU सेंट्रल 1B या 1C। तभी उसने 3 सबनेट्स बनाए मेरे लिए। अगर मेरे पास 6 रीजन, इस रीजन में 6 AZs होते तो वो कितने सबनेट बनाता? 6 बनाता। और अगर 50 होते तो 50 बनाता, 50 बना देता। तो /20 के 50 बन जाते 16 के अंदर, नहीं बन सकते थे। तो जाहिर सी बात है वो /20 के नहीं बनाता, फिर वो /24 के बना देता, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपको पता लग गया कि AZ क्या होता है और नेटवर्क और सबनेट्स का AZ के साथ किस तरह से वो कपल्ड है आपस में, ठीक है। सही। अगर आप काशिफ का सबनेट में बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप 1B इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एक डिफरेंट डाटा सेंटर में पड़े हुए, और ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि जब आप एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में कभी कोई डाटा भी मूव करेंगे तो आपको चार्ज भी हिट पड़ सकती है। गो के रीजन्स के अंदर कोई चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कि हो सकता है कि 1B कराची में पड़ा हो, 1C लाहौर में पड़ा हो, जब आप डाटा यहाँ से वहाँ मूव करेंगे आप बोलेंगे यार ये तो है एक ही VPC के अंदर, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत दूर है एक दूसरे से, ठीक है। सही है, वो एक अपने आप में एक फैसिलिटी है, वो AZs के अंदर है, ठीक है तो रीजन एक ही, बट वो ज्योग्राफिकली सेपरेट है।
क्योंकि हमने बात की थी कि अपना एक एजी अपने आप में खुद फेल ओवर रखता है, अपनी पावर सोर्स रखता है, फिजिकल फेंसिंग उसकी अलग है, उसके सर्वर्स अलग है, उसकी कूलिंग अलग है, उसका स्टाफ अलग है, एवरी लिहाज से वो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड है, अलग चीज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी देख लेते हैं। इधर चली जाती है यार। अच्छा, अब मैं इसको मजीद नहीं खिचड़ी बनाता, एक नई डायग्राम बना देता हूँ। चलो इसी के अंदर ही कर लेते हैं बड़ा करके, नहीं यार नहीं बना देते हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर की सारी चीजें हटा दी, चलो उसको भी डाल देता हूँ ऊपर की सारी चीजों को भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ऊपर टॉप पे जो है जनाब ये AWS का क्लाउड है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे एक प्राइवेट सबनेट चल रहा है। ठीक है, अब हम सॉरी यहाँ पे एक पब्लिक सबनेट चल रहा है, अब हमने प्राइवेट सबनेट को डबल क्लिक करके खोल लिया और उसके अंदर एक VPC है। ठीक है जी, मेरे साथ है जी काशिफ भाई। जी ठीक है, अच्छा अब ये जो VPC है सबनेट, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, अभी जो VPC है ना, इसके अंदर ये छोटे छोटे सबनेट बने हुए हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो डिफॉल्ट VPC होता है, सॉरी ये AWS था यार, अभी हमने पढ़ा कि जो डिफॉल्ट VPC होता है उसका साइडर फिक्स होता है, हर अकाउंट के लिए यही होता है 0.0, मेरे ख्याल से 16 था, ये इसका साइडर है। ठीक है, अब इसमें जितने रीजन्स हैं, सॉरी जितने इसमें एजीज हैं उसके हिसाब से उसके सबनेट बना देगा। पहला सबनेट बनेंगे 172.31.0/20, पहला क्या बना था हमारा? जी पहला 20 था, दूसरा था पहला 16, दूसरा 20। वापस चल लेते हैं ना यार VPC में। सबनेट्स कहाँ गए हमारे यार, उल्टे पे कहीं सबनेट्स आ रहे हैं, SUBNET। पहला हमारा 00 है, दूसरा 32 है, तीसरा 16 है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला IP हो गया, ये पहला वो सबनेट हो गया। इसकी स्टार्टिंग ऐसी से हो जाएगी, मेरे ख्याल है 0.0 समथिंग, और वो जो एंड होगा मेरे ख्याल से 15.255 पे एंड होगा। हाँ 15 पे एंड होगा ये। ठीक है, इसी तरह हमारा एक दूसरा सबनेट बन जाएगा, इसी तरह तीसरा सबनेट बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये सबनेट क्यों बने, क्योंकि ये EU सेंट्रल 1A के पार्ट था। ये जो एक सबनेट है ये मेरे उस एक डाटा सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दूसरा वाला है ये मेरे दूसरे डाटा सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा वाला तीसरे को। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि VPC किस तरह रीजनली रिजिलियंट है। ठीक है, VPC अपने आप में एक बड़ी सर्विस है, और उसके जो सबनेट्स हैं वो उस एक रीजन के अंदर, ये पूरा AWS का मेरा रीजन है। ठीक है, उसके जो छोटे छोटे सबनेट्स हैं, ये सबनेट की आईडीज मैंने चेंज नहीं की है, अज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर खुदा ना खास्ता मेरा ये वाला EC2 का जो मेरा इंस्टेंस है, या ये जो मेरा सबनेट है, ये फॉर एग्जांपल फेल हो गया, ठीक है, ये डाउन हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, तो जो वो जो मेरे रिसोर्सेज यहाँ पे और यहाँ पे चल रहे होंगे, मेरा VPC सर्विसेज वहां से प्रोवाइड कर रहा होगा। सही।
ठीक है। और अगर ये भी फेल हो गया तो वहां से कर रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट जब मैंने सबनेट बनाए थे, जब मैंने रिसोर्सेज बनाए थे, तो मैंने तीनों में रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हों। अगर मैंने एक ही सर्वर लगाया था, वो यहाँ पे लगाया था, और ये फूक गया, तो आपका सर्वर भी फूक गया। पीवीसी तो चल रहा है, ठीक है भाई, S3 वाली बात हो गई, नेम स्पेस तो रिजॉल्व हो रहा है, बट डाटा फूक गया आपका। इस केस में क्या होगा? इसलिए आप आर्किटेक्ट बन रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि यार मैंने रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम सबनेट्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर एक सबनेट फूक गया, इसका मतलब ये है कि आपका एक एजी फूक गया, ठीक है, तो मेरी सर्विसेज दूसरे एजी से चल रही हो। सही है? सही है। तो वो जो एजी वाला आपने सवाल किया था वो भी आंसर हो गया। और दानिश भाई, बीपीसीज आपस में दूसरे रीजन्स में कम्युनिकेट नहीं करते, वो एक ही रीजन के अंदर होते हैं। आपने देखा कि किसी दूसरे रीजन का कोई सबनेट ही नहीं मिला इसको, ठीक है काशिफ भाई। ठीक है, वो विद इन द रीजन ही आपस में फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। जिस चीज की आप बात ठीक कर रहे थे वो ट्रांजिट गेटवे होता है, जब आपने दो अलग अलग बीपीसीज को आपस में कम्युनिकेट करना हो, बीपीसी पेयरिंग भी कहलाती है। बट ठीक है। इट्स, हम लोग बात कर रहे थे हमारा एजी फेल हो रहा हो, ठीक है, वो वाला रीजन ट्रिगर कब होगा? जब आपका रीजन फेल होगा ना, तो आपका रीजन लेवल के ऊपर फेल ओवर ट्रिगर होगा। अभी हमारा एजी फेल हो रहा है, तो हम इसको इंटरनली रिजॉल्व करेंगे, इंटरनल रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि यार मेरा लोकल मसला है और मैं बाहर वाले बंदे को बुलाऊं। जब मेरा पूरा रीजन डाउन हो जाएगा तब मैं दूसरे रीजन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक जी। है। इसमें कोई सवाल? अच्छा, इसकी जो मुझे जो एक कंफ्यूजन आ रही है ना, जी। अब मुझे ये तो अब समझ में आ गया कि चलो अगर आपका फॉर एग्जांपल ये एक फेल हो गया सबनेट, ठीक है ना, तो दूसरे सबनेट पे चला गया, ठीक है, या फिर तीसरे पे दूसरा ही फेल हो गया, तीसरे पे चला गया। लेकिन इसको हम डिफाइन करेंगे ना बेसिकली, कि अगर इस फेलियर के बाद इसको यहाँ से पिक या ऑटोमेटिकली पिक करेगा वो। किस चीज को डिफाइन करेंगे आप? मतलब आप जो ये बात कर रहे हैं कि आपका एक सबनेट फेल हो गया, ठीक है ना, तो हमारा सर्वर गया, ठीक है बिल्कुल ना, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना, हमारा जो अवेलेबिलिटी जो हमारा सर्वर था वो भी फूक गया साथ साथ इसके। अगर हमने उसको बाकी की जो जोन है, मतलब जो सॉरी बाकी के जो सबनेटिंग है सर्वर को वो नहीं दी, जब ये मसला होगा ना, या हम बिल्कुल जब डिजाइन, ठीक है, और अगर हम उसको असाइन कर देते हैं ये सबनेट सर्वर को, तो वो फिर सही चलेगा। बिल्कुल सही चलेगा। देखिए मैंने 2 सर्वर लगा दिए ठीक है। हर सबनेट के अंदर, ठीक है। ठीक है। आपने लोड इवनली बैलेंस किया हुआ था, ठीक है। आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि आपको 6 इंस्टेंसेस चाहिए। किसी ने बोला भाई मेरी जो वेब एप्लीकेशन है आपके पास, अब हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, आपके पास आपका सीईओ आया है या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आया, उसने बोला भाई रईस भाई आपने सेटअप करना है, मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है 32 सीपीयू के। आपने मुझसे पूछा भाई ठीक है मुझे डिटेल बताओ क्या चीज है, उसने बोला भाई ये है। आपने बोला डेटाबेस भी चाहिए, आपने बोला डेटाबेस भी चाहिए, फलाना नाम का। अब आपको पता है कि डेटाबेस लेयर के ऊपर उसकी फेलओवर कैसे की जाती है, वो वाली बात अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने पूछा भाई रिसोर्सेज कितने चाहिए, उन्होंने मुझे ना 32 कोर चाहिए प्रोसेसर टोटल। आपने बोला ठीक है ना, रैम मेमोरी, उसने बोला 128 GB रैम चाहिए। आपने बोला हार्ड डिस्क, उसने बोला यार मुझे ना कोई 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए। सिंपल लगते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। आपने बोला ठीक है भाई सही है। फिर आप क्या करेंगे? अभी क्योंकि आपको ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग पता नहीं है, तो मैं थोड़ी सी बॉन्डी मार के आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बोला यार 32 कोर चाहिए थे उसको, आपने 6 सर्वर में डिवाइड कर दिए, ठीक है। 6 कोर 6 कोर 6 कोर 18 और 18 36 कोर हो गए। आपने उसको 32 का 36 दे दिया, ठीक है। रैम 128 चाहिए थी, 16 देके आपने 128 GB कवर कर दी। फिर आपने उसको बोला कि भाई अब वो वाला आर्किटेक्ट नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ और वो डाउन हो तो हम उसको खड़ा करने लगे। आप अपने डेवलपर को बोलना कि एप्लीकेशन वेब बेस्ड हो, इस तरह से हो जो मल्टी सर्वर आर्किटेक्चर सपोर्ट करती हो। क्योंकि इसका ये फायदा है कि अगर आपका पूरा एक एसी भी डाउन हो जाएगा, 2 भी डाउन हो जाएंगे, तो आपकी हाफ सर्विसेज यहाँ से चल रही होंगी, लोड आ जाएगा, डिले आएगा, ठीक है, सीपीयू चौक होगा, बट इंस्टेंट्स डाउन नहीं होंगे। जैसे ही मसला होगा हम यहाँ पे 2 सर्वर और खड़े कर देंगे हाथ के हाथ, वो बोलेगा ठीक है, ठीक है, उस तरह से होगा।
आपका काम। ठीक है। और आप ऑलरेडी राउट 53 पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि आपने इसकी आईपी पे हेल्थ चेक लगाया हुआ होगा। जैसे ही वाला सर्वर फेल होगा वो डीएनएस से इसकी क्यूरियां भेजना छोड़ देगा। ये वाला भी फेल होगा, वो इसके बाद भी डीएनएस की क्यूरीज नहीं आएंगी, तो वो 4 ही सर्व कर रहे होंगे खाली, ऑटोमेटिक फेल ओवर हो गया, आपको पता भी नहीं लगा, ना क्लाइंट को पता लगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा ग्लोबली देख लेते हैं कि ये ग्लोबल जो आर्किटेक्चर में वो किस तरह से हमारा काम करेगा। ठीक है, ये अगर मैं आपको इसकी दूसरी डायग्राम दिखाऊं बीपीसी के केस के अंदर, अभी तो आपने देख लिया कि बीपीसी सबनेट वाइज है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एक दूसरी पिक्चर दूं, ठीक है, ये आपका एक पूरा रीजन है, अभी तक डाउन है भाई, वापिस आ गया, लाइट आ गई हमारी। ठीक है, ये आप हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें बात की कि हमारे पास अलग अलग एजीज चल रहे हैं। मैंने अभी आपको दूसरे तरीके से दिखाया था, अब मैं आपको उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये 3 अलग अलग जोन्स हैं ये। ठीक है, ये मेरा ईयू सेंट्रल जोन, यार लिखना ही पड़ेगा दोबारा से, AZ1 लिख रहा हूं मैं खाली अब। ठीक है, सिंपल रखने के लिए इसको मैंने AZ2 कर दिया, और इसको मैंने AZ3 कर दिया। ठीक है, और ये जो है आपका AWS का रीजन है। ठीक है, और इसी तरह से हर सर्विस लगी हुई होती है इसके अंदर। क्या हो गया इसको यार, अभी हम सिर्फ VPC देख रहे हैं ना, तो जो भी रीजनल सर्विस होगी वो इसी तरह से डिप्लॉय हुई भी होगी। अगर उसमें सबनेट ज्यादा होंगे, मतलब एजी ज्यादा होंगे, तो एक से ज्यादा सबनेट्स होंगे। ठीक है, अब VPC इसमें किस तरह से चल रहा होता है? VPC जनाब इसमें इस तरह से चल रहा होता है, ये आपका VPC है, इट कैन कम्युनिकेट अक्रॉस ऑल सर्विसेज, और इसके ऊपर इसका पोर्शन आपस में डिप्लॉयड है। ठीक है, ये आपका मेन VPC है। ठीक है, और बाय डायरेक्शनली किसी भी सर्विस के साथ बातचीत कर सकता है। पता नहीं इसको सीधा कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, ये इसकी कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक ओपन है आपस के अंदर। ठीक है, क्या हो अगर आपका ये वाला इंस्टेंस फेल हो जाए, अभी हमने देखा, तो कोई मसला नहीं है, सर्विस ऑलरेडी दूसरे पे शिफ्ट कर रही है, आपका डीएनएस भी इस तरह चल रहा है, राउट 53 इसी जोन पे चल रहा है। राउट 53 को पता लग जाएगा आपसे पहले ही कि यार ये वाला रीजन डाउन हो गया। राउट 53 ग्लोबली तमाम कस्टमर्स के लिए एजी के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर क्यूरी भेजना छोड़ देगा, आपका VPC जिंदा रहेगा। ये भी डाउन हो गया तब भी आपका VPC जिंदा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका तीसरा रीजन चल रहा है। अगर आपने डिप्लॉयमेंट ठीक तरह से की हुई है, तो अगर आपने आर्किटेक्ट ठीक तरह से किया हुआ है, तो अदरवाइज आपने सारा वर्कलोड AZ1 में रख दिया, AZ1 गया, आपका डाटा गया, डाटा नहीं गया मतलब टेम्पोररी डाउन टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम AZ को खोलेंगे मजीद, AZ भी इटसेल्फ इसी तरह मल्टी आर्किटेक्टेड है। ठीक है, उसकी पावर रिसोर्सेज भी इस तरह चल रही है, उसके अपने अंदर जो फिजिकल हार्डवेयर लगे हुए होते हैं एट द एंड, तो राउटर सर्वर लगे हुए ही होंगे ना, तो वो भी इसी तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं कि एक सर्वर के पीछे 4 सर्वर, उसका अपना छोटा छोटा लोड बैलेंसर होते हैं, उनके नीचे सर्विसेज चल रही होती हैं, वो वेल हाईली अवेलेबल होता है। बट स्टिल कि फॉर सम रीजन पूरी मुल्क में ही कोई उस तरह का मसला हो गया, तो वो एक AZ आपका पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, काशी भाई, ये VPC पूरा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके अंदर, ये अगर हमारा फेल हो जाए VPC, इसका कोई अल्टरनेटिव होता है क्या? VPC फेल हो जाए तो VPC तभी तो उन्होंने मल्टी पूरे रीजन, हाँ मतलब कम्युनिकेशन तीनों की कहीं से भी
ब्रेक हो जाती है, नहीं हो पा रही है, वीपीसी की अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे कम्युनिकेशन में या हमारे नेटवर्क जो चल रहा है उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ गई, तो फर्स्ट की अगर हमारा एक वीपीसी फेल होता है उसमें हम क्या ऑल्टरनेटिव बनाते हैं या बस एक वीपीसी को ही मेंटेन रखते हैं और उसी को हमें एक ही चलाते वीपीसी हैं? बनाते हैं, क्योंकि आपका अच्छा। वीपीसी एक नहीं है, उसमें जितने रीजन है उन सब के अंदर उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, आप ये समझ लें, अगर फेल होगा तो एक रीजन के लिए फेल होगा, दूसरे के लिए फेल होगा, तीसरे के लिए फेल होगा। ठीक है, सही। वो मैंने आपको बताया ना, वो एक स्पेसिफिक एजी के लिए भी वो ऑलरेडी हाईली अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप सही। एक एजी देख रहे हैं, इसका मतलब समझेंगे इसके पीछे 4 5 6 लेयर चल रही है ऑलरेडी, उसके अंदर भी ठीक फॉल्ट टॉलरेंट 5 6 7 कंडीशन एक साथ मीट होंगी, तब जाके वो एक एजी डाउन होगा। ठीक ठीक ठीक, सही। ठीक है। ठीक सही है, है, समझ। तो ठीक है। ऑल क्लियर फॉर वीपीसी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दानिश भाई थे मेरे ख्याल से ना, दानिश भाई, अगर हम एक एजी पे काम कर रहे हैं, बीपीसी के अंदर एक एजी फेल हो गया, फिर क्या होगा? काशिफ भाई अगर एक इजी फेल होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे इजी पे चला जाएगा, और दूसरा होगा तीसरे पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? जो सर्विसेज हमारी यूज हो रही है इसमें अगर हमने रखी होंगी तो। ठीक है, रखी हाँ होंगी तो जी हम जी ये कह सकते हैं कि अगर एक एजी फेल भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वीपीसी की सर्विसेज अप एंड रनिंग रहेंगी, आपके रिसोर्सेज उस वीपीसी के उस एजी के अंदर अवेलेबल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डाउन हो गया ना, वो ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है, चले फिर रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर देता हूँ।